हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8th चैप्टर है आपका, इसको पढ़ने जा रहे हैं। आपका बीच में जो एक चैप्टर टिश्यू वाला बचा है उसको रोक के रखा हूँ क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए रखता नहीं है। और अब चूँकि बहुत ही कट चुका है सिलेबस, तो जो फ्रॉग वाला पार्ट है वो आपके नीट में भी कम ही पूछा जाता है, तो इसलिए उसको अभी रोक करके रखता हूँ और उसको समय मिलने पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। ठीक, तो आज बात करेंगे हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की। तो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई टीचर्स इसे सबसे पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सीरीज़ वाइज ही, जिस तरह से एनसीईआरटी लिखती है उसी सीरीज़ में ही मैं चैप्टर्स पढ़ाता हूँ। तो बात करेंगे कि सेल होती क्या है और सेल शब्द कहाँ से आया। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका का मतलब होता है वो सबसे छोटी से छोटी इकाई जिससे कोई भी एक मनुष्य या कोई भी एक जीव का शरीर बना हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल या कोशिका। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो भैया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। किसकी? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सीधी बात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अच्छा, अब बात करेंगे कि सेल होती क्या है। तो भैया देखो, एक ये ह्यूमन है, और इसी जगह पे एक अमीबा है या कोई बैक्टीरिया मान लो। ठीक, मान लो कोई बैक्टीरिया। ठीक, एक चीज नोटिस करना, इसमें कई सारी सेल्स हैं, तो ये मल्टी सेलुलर है। वहीं यहाँ पर भैया देखिए, ओनली एक ही सेल है। जो एक सेल है वही पूरा संपूर्ण शरीर का कार्य कर रही है, एल है ये। ठीक, पूरे शरीर का कार्य कौन कर रही है? जो एक सेल है वही। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। न्यूक्लियोइड बना दिया ऐसे किटपिट से हमने। ठीक, और यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं मिल करके एक कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बना रही हैं, जो कि बॉडीली फंक्शन या मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो भैया सेल से जो छोटी इकाई, कोई भी छोटी इकाई सेल से जो है, इस सेल से छोटी इकाई, यहाँ पर भैया एक सेल है, ये भी एक सेल है, एक सेल। इस एक सेल से कोई छोटी इकाई ऐसी नहीं है जो एक किसी जीवन को प्रदर्शित कर सके। देयर इज नो स्मॉलर यूनिट देन सेल विच कैन रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक, तो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि एक कोश की जीव से भी छोटा, मतलब कोशिका से भी छोटा कोई चीज़ हो जो किसी जीव में प्रेजेंट हो और वो जी रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आपको इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। तो आपको 2 पॉइंट बताऊंगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो एक सेल होती है वही भैया देखिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक, परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी फंक्शन और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल, वही जो आपको दिखाई थी बैक्टीरिया की या अमीबा की, जो बैक्टीरिया जो एक सिंगल सेल दिखाई थी, वही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है और वही पूरे सारे सभी बॉडी फंक्शंस जैसे एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, सब वही एक ही सेल परफॉर्म करती है। ठीक, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम आगे बात करेंगे किसकी? एंटोनी वॉन लीवेनहुक की। किसकी बात करने जा रहे हैं अब इसके बाद? एंटोनी वॉन लीवेनहुक की, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। कैपिटल कर लेना, कैपिटल एल, ल्यूवेनहुक।
हुक। ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक। इन्होंने भैया सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की तो उसी में देखते देखते 1863 में एक बात पता चली इन्हें, क्या, इन्होंने पहले लिविंग सेल देखी। क्या, किसकी डिस्कवरी की? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। कॉर्क सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक पहले कर चुके थे, लेकिन वो कॉर्क सेल जो थी वो डेड सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखी। कब देखी? 1863। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक। अगली बात करेंगे तो हम बात बताएंगे आपको किसकी? रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट हुक ने देखी है। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? कॉर्क सेल देखी थी। कॉर्क जानते हो? कॉर्क जो बोतल के ऊपर ढाट लगा दी जाती है उसको, वो कॉर्क की बनी होती थी। तो उसका सेक्शन काट के उन्होंने जब स्टडी किया तो देखा कि उसमें कुछ खांचेदार संरचनाएं पाई जा रही हैं। असल में वो प्लांट सेल वॉल थी, ठीक। तो डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। इसके बाद भैया रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने भैया डिस्कवरी किसकी की थी? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानते हो? केंद्रक बोलते हैं। 1831 में की थी। कब की थी? 1831। याद करने की जरूरत नहीं, तो लिख दिया, बस याद मत करना, ठीक। अगली बात करेंगे हम, तो आपको दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे। यहाँ तक आपकी बातें खत्म हो गई, ठीक। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ बल्कि एनसीईआरटी के आपके यहाँ पे फिनिश होते हैं। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, तो और हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? अब हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी और ओमनीसेल्युला ई सेल्युला को। चलिए देखते हैं। 1838 में, ये डेट याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी है। 1838 में मैथियस स्लाइडेन, ये भैया जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लिखी है एनसीईआरटी में, तो आप याद करेंगे। ये जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने एक काम किया बहुत बेहतरीन सा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लांट सेल की संरचना को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने की कोशिश की और पाया कि बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। आज हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, पहले कुछ और कह रहे थे। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर भीतर आप देख रहे हैं कि खूब मैट्रिक्स टाइप का पड़ा है, उसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। उसके बाद उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ये डिस्कवरी किसने की भाई साहब? जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडन ने 1838 में। कब की? 1838 में। दूसरे साइंटिस्ट आए 1839 में, ठीक। कौन? थियोडोर श्वान। लोगों को ये याद करना टफ होता है कि भैया स्लाइडन बॉटनिस्ट थे कि स्वान बॉटनिस्ट थे। तो भैया स्वान क्या होता है? संस्कृत जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा। स्वान माने कुत्ता होता है। स्वान माने कुत्ता, और कुत्ता चूंकि जंतु है। कुत्ता कौन है? कुत्ता जंतु है। तो जंतु है तो ये सीधी सी बात है, ये इंग्लिश बॉटनिस्ट, इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक, ये हो गई भैया आपकी बात। 1838 और 1839 में इन दो साइंटिस्ट ने, अब इन्होंने क्या किया? थियोडोर स्वान जो थे, इन्होंने एनिमल सेल देखी। अब एनिमल सेल में देखा, ध्यान से गौर से देखा, तो इन्हें पता चला कि ऊपर कोई सेल वॉल जैसी कठोर संरचना नहीं प्रेजेंट है, पतली सी झिल्ली नुमा संरचना प्रेजेंट है। उसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, पहले नहीं कहते थे। वो झिल्ली सी संरचना प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। अब उनका नाम उन्होंने उस समय नहीं बता पाया था, बस ये बता दिया था कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक। अब थियोडोर स्वान और मैथियस स्लाइडन, इन दोनों ने मिलके ही 1839 में क्या दे दी? सेल थ्योरी दे दी। क्या दे दी? सेल थ्योरी दे दी। अब सेल थ्योरी, अपने आप में कोई भी चीज़ की थ्योरी देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में बताया क्या? इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स
ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंप्राइज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक, ये सभी बातें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मिटाना तो चाह रहे थे, लेकिन अब छोड़िए ये सभी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मिटाते हैं। चलिए छोड़िए, हटाइए, यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म था, मान लो ये आपका मनुष्य था। कौन था? चिंटू। कौन था? ये था चिंटू। अब ये जो चिंटू था, इसके पास इसके गाल से हमने ऐसे स्कैपुला से सेल्स निकाले। ठीक, ऐसे काट के हमने सेल्स निकालनी। ठीक, और सेल्स को स्टडी किया तो हमको देखने को मिला यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये कुछ और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब प्रेजेंट था इसके सेल में। ठीक, चीख निकाल के देखी। अगली बार हमने ऐसे टांग से काट लिया, कुछ हल्का सा एक स्कैपुलस निकाल के देखा मांस, उसको ऑब्जर्व किया तो देखा भैया ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो भैया हमें पता चला कि ये जो पूरा चिंटू का शरीर है, ये चिंटू का शरीर किससे बना है? ये चिंटू का शरीर बना है सेल से। तो इसलिए इन्होंने एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली, ध्यान देना। ऐसे ही भैया ये जो स्लाइडेन साहब थे, इन्होंने प्लांट्स के साथ किया। अब चिंटू का खेत था, ठीक, चिंटू का ही खेत था। चिंटू के खेत में गेहूं बोया गया था। ठीक, क्या बोया गया था? गेहूं बोया गया था उस साल। ठीक, तो गेहूं का एक ऊपर से निकाला, शूट एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट निकाला, उसको स्टडी किया तो उनको ऐसा कुछ देखने को मिला, ऐसी सेल मिली उसके अंदर। यहाँ का भी पार्ट को रूट का निकाल के देखा तो सेम स्ट्रक्चर उनको मिला। तो भैया उन्हें समझ में आ गया स्लाइडेन और स्वान को, और इन्होंने सेल थ्योरी दे डाली। चिंटू का नुकसान हुआ लेकिन बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। चिंटू की ये जो बलिदान है ये पूरा विश्व बहुत अच्छे से याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells and product of cells। ठीक, एक गौरतलब बात, इन्होंने ये बात तो बता दी सेल थ्योरी में, किसके अंतर्गत बताई? 1839 में सेल थ्योरी जो आई उसका जो भैया ध्येय वाक्य बनाया इन्होंने वो ये बना दिया। ठीक, उसका प्रिंसिपल हाइपोथेसिस ये दे दी। लेकिन अब साइंटिस्ट में रोना पिटना मच गया एकदम से। भैया आपने बता दिया कि सेल्स ऐसे जो हैं वो पूरा शरीर जो सेल से बना होता है, लेकिन वो सेल्स आई कहाँ से बता नहीं रहे हो, आधी बात बता के चले जाते हो, ये गलत बात होती है, ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक, अब स्लाइडेन और स्वान हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमारी इस डिस्कवरी पे लोग ऐसा प्रश्न उठा देंगे। ठीक, हमारे इस सेल थ्योरी पे लोग ऐसा प्रश्न उठा देंगे, इस बारे में किसने नहीं सोचा था? स्लाइडेन स्वान ने सोच ही नहीं रखा था। लेकिन भैया अब साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट, उनके दिमाग में आ गई बात। उन्होंने कहा ये वो सेल जो आप बता रहे हो कि कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, तो भैया वो सेल्स आई कहाँ से? ये बात कौन बताएगा? अगर आप जिम्मा ले रहे हो सेल थ्योरी बताने का तो पूरी बात कंप्लीट करो। तो यहाँ पे भैया इन लोगों ने झाड़ी बोल दी। क्या किया? हारी मान ली, हम नहीं बता पाएंगे, हम इतना ही बता सकते थे। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ से एक बहुत बड़े आविष्कारक, इनको हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया नीट में, और भी कई क्वेश्चन एग्जाम जो ऐसे हुए हैं, आप बीएससी का भी एग्जाम दोगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही। ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट 1855 में आए, डेट्स इंपॉर्टेंट है तभी लिख रहा हूं, मिटा दूंगा अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो। रूडोल्फ विर्चो, कौन? रूडोल्फ विर्चो।
अब इन्होंने क्या किया, ये साइंटिस्ट जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने बहुत एक बेहतरीन डिस्कवरी की। क्या? ये तो बात जो पहले वाले पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इतनी बात तो स्लाइड एंड स्वान ही बता गए थे। तो भैया रुडोल्फ विर्चो ने अलग क्या किया? ठीक, तो रुडोल्फ विर्चो ने भाई साहब एक थ्योरी दी, कौन सी? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, CELLULAE, वही यहाँ पे भी लिखा है। ठीक, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस थ्योरी का मतलब क्या था? इस थ्योरी का मतलब था कि जो नई सेल्स बन रही हैं, वो भैया कहाँ से बन रही हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही है। ठीक, तो रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। ये भी एनसीईआरटी लिख रही बात, ध्यान रखना। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया, और इस बात में जो कि स्लाइडन और स्वान ने 1839 में बता रखी थी, उसको मॉडिफाई करके एक और बात जोड़ दी। क्या? न्यू सेल arise from pre-existing सेल्स। ठीक, ये बातें जो आज इस क्लास में बताई गई हैं, ये अपने आप में सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो इनको आप नोट कर लेना और ध्यान रखना। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल बढ़ाते रहो थोड़ा। जय श्री राम, राधे राधे।